बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरो लैंड की तलाश। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। इमरान सीरीज़। ग्रैंड होटल के मैनेजर को अपनी क़यामगाह से होटल तक पहुंचने के लिए 3 फरलांग लंबा और वीरान रास्ता तय करना पड़ता था। रास्ता दुश्वार गुजार था, इसलिए जीप की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं होती थी। दिन के 9 बजे थे। वो खुद ही जीप ड्राइव कर रहा था। पिछली रात देर तक जागने की बिना पर दिन चढ़े तक सोता रहा था। गुज़िश्ता रात को पहले तो मिसेस शीमरा वाली उलझन उसके सामने आई थी, और फिर इसके बाद कोई नामालूम गैर मुल्की औरत उसे फ़ोन पर बोर करती रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहती है। शायद नशे की झोंक में थी। आखिरकार उसने कहा था कि वो उससे मिलना चाहती है, जिसका जवाब उसके अलावा और क्या हो सकता था कि जब चाहे मिल सकती है। लेकिन मैं अचानक कहीं मिलूंगी और तुम्हें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, उसने कहा था। और मैनेजर को यकीन आ गया था कि वो 100% नशे में थी। इस वक्त अचानक फिर उसकी झकझक याद आ गई थी, और वो सोच रहा था, पता नहीं वो कौन थी। नशे के आलम में की जाने वाली बकवास भी अपना कोई पस मंज़र रखती है। खुदा जाने उसके जहन में क्या था। ओह, वो बुरा सा मुंह बनाकर बड़बड़ाया, जहन्नम में जाए। लेकिन जैसे ही उसने नशेब में पहुंचकर गाड़ी बाएं जाने मोड़ने की कोशिश की, उसके औसान खता हो गए, क्योंकि वो अचानक सामने आ गई थी। उसने पूरे ब्रेक लगाए और जीप उलटते उलटते बची। गाड़ी रोककर वो उसे आंखें फाड़े देखता रहा। उसकी जगह कोई मर्द होता तो गालियां खाता या उसके हाथों पिट गया होता। लेकिन वो बड़ी स्मार्ट सी लड़की थी। जीन्स और जैकेट में तो गजब ढा रही थी। मैनेजर के असाब पर दबाव पड़ा था, लेकिन वो खड़ी हंस रही थी। यूरेशियन मालूम होती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैनेजर भी पुरसकून हो गया था। मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या कहना चाहिए, वो बिलाखिर बोला। मुझे बुरा भला कहो, लड़की ने कहा। खतरनाक हरकत थी। मैं तुम्हें खौफजदा करना चाहती थी, तुम्हारी दुश्मन हो गई हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, मैनेजर बोला। ना हुई होगी। वैसे तुम अव्वल दर्जे के फ्रॉड हो। मोहतरमा, मोहतरमा, मैं बेतकल्लुफ़ी का आदी नहीं हूँ, मैनेजर ने किसी कदर तर्श लहजे में कहा। इसके बावजूद भी तुम्हें सुनना पड़ेगा। आखिर क्यों? ये तुमने मिसेस शीमरा कहाँ से निकाल ली है? वो गैर शादीशुदा था। ओह, वो उसे गौर से देखकर रह गया। पिछली रात फोन पर मैं ही थी जिसने तुम्हें बोर किया था, और शायद नशे में थी। हरगिज नहीं, तुम्हारी इस हरकत ने मेरे जहन पर अच्छा असर नहीं डाला था। मैं खुद को पागल महसूस कर रही थी। तुम बार बार इसे मेरी हरकत कहे जा रही हो। ये किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है, मैनेजर बोला। फिर किसकी हरकत कहूँ, उसने कहा, और आगे बढ़कर बड़ी बेतकल्लुफी से जीप पर चढ़ आई। आखिर तुम क्या चाहती हो? हकीकत मालूम करना चाहती हूँ, उसने उसके बराबर ही बैठते हुए कहा। कैसी हकीकत? वो औरत कौन है जो शिमरा की बेवा बनकर नाजिल हुई है? तुम किसी गलत फहमी में मुब्तला हो। मिस्टर शिमरा ने बताते खुद उनके लिए कमरा बुक कराया था। मैं तस्लीम नहीं कर सकती। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे फ्रॉड की पोल खुलेगी। मेरे पास मिस्टर शिमरा की तहरीर मौजूद है, और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो तन्हा ग्रैंड होटल नहीं पहुंची थी। उसके साथ यहाँ का एक बहुत मोअज़्ज़ज़ आदमी सरदार अमान भी था। अच्छा, वो बूढ़ा लफंगा जो हर औरत से नजर मिलते ही आंख मारता है। शायद तुम इस वक्त भी नशे में हो। इससे ज्यादा शाइस्ता आदमी पूरे सरदार गढ़ में ना निकलेगा। बहुत खूब। गोया शाइस्ता आदमी औरतों का आंख नहीं मारते। तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। मैं तो तुम्हारी जिंदगी तल्ख कर दूंगी। सवाल यह है कि तुम आखिर कौन हो, और तुम्हें इन मामला से क्या सरोकार? मैनेजर ने कहा। मैं रोजा शिमरा हूँ। क्या मतलब? यानी उसकी बीवी हूँ। ओह, तो ये बात है। और गलत भी नहीं है। सबूत के लिए मेरे पास कागजात मौजूद हैं। तो फिर तुम्हें पुलिस से मदद लेनी चाहिए। मेरी गाड़ी के आगे आकर मरने की कोशिश क्यों कर डाली थी? अगर मैंने पुलिस से मदद हासिल की तो तुम जेल चले जाओगे। भला मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों? मेरी शराफत का तकाजा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें इस सिलसिले में बेवकूफ़ बनाया गया है। किसने बनाया है बेवकूफ़? तुम अच्छी तरह जानते हो। जानता होता तो तुमसे क्यों पूछता? मेरा कॉटेज यहाँ से दूर नहीं है। मेरे साथ चलो, माँ सबूत सब कुछ तुम्हारे इल्म में लाऊंगी, वो बोली। किस कॉटेज की बात कर रही हो? मैनेजर ने कहा। ग्रीन कॉटेज की। ओह मेरे खुदा, तो तुम रोजा पालग्री हो।
मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो। ठीक सुना है तुमने। पहले पालगिरियो थी और अब शिमरा हो। कब हुई थी शादी? 3 माह पहले की बात है। लेकिन यहाँ शायद किसी को भी इसका इल्म नहीं। मैनेजर ने कहा, गाड़ी स्टार्ट करो और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मुतमईन कर दूंगी। वो औरत बोली, अब तो चलना ही पड़ेगा। मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी 3 पेंटिंग्स होटल में भी लगी हुई हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा एजेंट पसंद नहीं है। बहुत बकवास करता है। वो मेरा एजेंट नहीं, बल्कि दोस्त है। मेरी जो पेंटिंग्स फरोख्त हुई हैं, उनकी आमदनी उसी के लिए वक्फ कर दी गई थी। मैं इस तरह अपनी तस्वीर नहीं बेचती। इसकी मदद करना मकसूद था। मैनेजर कुछ ना बोला। इसने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी बाएं जाने मोड़ी। ग्रीन कॉटेज का रास्ता मालूम करने की जरूरत नहीं थी। 3-4 मिनट बाद गाड़ी ग्रीन कॉटेज के सामने जाकर रुकी। मैं तुम्हें अपनी शादी के कागजात दिखाऊंगी, रोजा ने जीप से उतरते हुए कहा। मैनेजर भी उतर गया और उसके साथ बरामदे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, आखिर तुम इस शादी पर रजामंद कैसे हो गई थी? वो खासा मोहम्मद आदमी है और तुम बेहद जवान हो। तुम्हें उससे क्या? वो बिगड़ कर बोली, माफी चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि उसकी तदफीन शाम तक हो जाएगी, लेकिन मैं शिरकत ना कर सकूंगी। क्यों? वो फ्रांस से आई है। इसके पास ऐसे कागजात होंगे जो मेरे कागजात की तारीखों से पहले की तारीखों वाले होंगे। फिर क्या होगी मेरी हैसियत? मेरी शादी कानूनन नाजायज कर दी जाएगी। नहीं, मैं इस हद तक अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। सवाल तो यह है कि तुमने इस शादी को क्यों छुपाए रखा था? इसके साथ कभी तकरीब में भी नहीं दिखाई दी। सुनो, ये शादी मजबूरन हुई थी। एक शाम को हम दोनों साथ थे। मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। सचमुच नशा हो गया था। उसने मेरी इस कैफियत से फायदा उठाया। बाद में होश आने पर मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। उसे कोर्ट में जाकर शादी करनी पड़ी। हमारे दरमियान मोहब्बत नाम की कोई चीज कभी नहीं थी। वो सिटिंग रूम में दाखिल हुए, जहां एक आदमी पहले ही से मौजूद था। उन्हें देखकर उठ गया। खासा तवाना और खुश शक्ल आदमी था, लेकिन चेहरे पर छाई हुई हिमाकत पहली ही नजर में महसूस की जा सकती थी। रोजा उसे हैरत से देखती हुई बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इमरान हूँ और यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? पप 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 वो सिर्फ हिकलाता रहा। पप पप क्या है? पोर्ट्रेट, वो झटके से बोला। कैसी पोर्ट्रेट? अपनी पोर्ट्रेट बनवाना चाहता हूँ। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। तुम्हें यहाँ किसने भेज दिया? भेज कर मर भी गए, वो अहमकाना अंदाज में बोला। क्या बक रहे हो? 1 हफ्ता पहले मौसी और शिमरा ने मशवरा दिया था कि तुमसे पोर्ट्रेट बनवा लूं। तुम जा सकते हो। मैं बर्बाद हो जाऊंगा अगर तुमने मेरी पोर्ट्रेट ना बनाई। क्या मतलब? 30-30 हज़ार की शर्त हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। वहां उस वक्त एक आदमी और भी मौजूद था जब मौसी और शिमरा ने मुझसे पोर्ट्रेट के लिए कहा। वो बोला कि तुम मेरी पोर्ट्रेट नहीं बनाओगी। मैंने कहा जरूर बनाओगी। बस बात बढ़ी और शर्त हो गई। क्या तुम इतने जी हैसियत हो कि शर्त हार जाने पर 30 हज़ार की अदायगी कर सको? गाड़ी बेच देनी पड़ेगी और बाप से कहना पड़ेगा कि चोरी हो गई। तो फिर जाओ अपनी गाड़ी बेच दो। बहुत अच्छा, इमरान ने सादतमंदाना अंदाज में सर को जुम्बिश देकर कहा और नकासी के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। रोजा ने अजीब से अंदाज में मैनेजर की तरफ देखा था और फिर हाथ उठाकर बोली थी, ठहरो। इमरान दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया था। इस तरह रुक गया जैसे गाड़ी ने पूरे ब्रेक लगाए हों, लेकिन मुड़ा नहीं। जैसे रुका था वैसे ही खड़ा रहा। वो मैनेजर की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, वापस आकर बैठ जाओ। इमरान बिल्कुल मशीनी अंदाज में मुड़ा और नपे तुले कदम रखता हुआ सोफे के पास पहुंच गया और फिर बैठा भी उसी तरह। क्या मशगला है तुम्हारा? कुछ भी नहीं। बाप क्या करते हैं? एक्सपोर्ट का बिजनेस है। सरदारगढ़ में ही रहते हो? नहीं, गर्मियां गुजारने आया हूँ। दारुल हुकूमत में क्याम है। पोर्ट्रेट की कितनी कीमत अदा कर सकोगे? पूरे 30 हज़ार, वही जो मैं शर्त में जीतूंगा। वो हंस पड़ी और बोली, जरूरी तो नहीं है कि वो शर्त हारने पर इतनी रकम तुम्हारे हवाले कर दे। ना करे तो ये बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि मैं तो अपनी गाड़ी बेच देने पर तैयार था। इमरान ने कहा, जाओ यार। मैनेजर हाथ हिलाकर बोला, क्यों अपना और दूसरों का वक्त बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारे कहने से तो नहीं जाऊंगा। इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। अच्छा, जाओ फिर किसी वक्त आना, रोजा हंसकर बोली। इमरान एक बार फिर सादतमंदी का इजहार करता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा था कि वो हाथ उठाकर बोली, ठहरो। वो रुक गया और रोजा ने कहा,
तुमने ये तो बताया ही नहीं कि शर्त किससे हुई थी। 30,000 की शर्त कोई मालदार ही लगा सकता है। खान दावर से शर्त हुई थी। वाकई? रोजा की आंखें हैरत से फैल गई। हाँ, और वो जरूर हारी हुई रकम मेरे हवाले कर देगा। उन लोगों के हलके में तुम्हारी पहुंच कैसे हुई? मैनेजर ने तंजिया लहजे में पूछा। अरे, तो क्या मैं कोई गिरा पड़ा आदमी हूँ? मेरे डैडी के सूट पेरिस से ड्राई क्लीन होकर आते हैं और टॉयलेट पेपर स्वीडन से बराह रास्त इम्पोर्ट होता है हमारे यहाँ। अभी तस्दीक हुई जाती है। मैं खानदावर से पूछे लेता हूँ। मैनेजर ने कहा और उठकर टेलीफोन वाली मेज के करीब आया। इमरान रोजा की तरफ देखकर इस तरह मुस्कुराने लगा जैसे मैनेजर को अव्वल दर्जे का बेवकूफ समझता हो। वो भी उसे आंख मारकर मुस्कुराई थी। लेकिन इमरान का हुलिया अचानक ऐसा हो गया जैसे क़यामत टूटी हो। रोजा ने उसे महसूस कर लिया। बिल्कुल किसी भोली भाली लड़की के से अंदाज में शर्माया था। उधर मैनेजर किसी से फोन पर गुफ्तगू करने लगा था। जल्द ही रिसीवर क्रेडल पर रखकर वापस आ गया और इमरान को घूरता हुआ बोला, ये ठीक कह रहे हैं। खानदावर से शर्त हुई थी और वो कह रहा था कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ। कल किसी वक्त आना, मैं यहीं मिलूंगी। रोजा ने इमरान से कहा। शुक्रिया, इमरान ने कहा और इस तरह उठकर भागा जैसे खदशा हो कि अचानक फिर रोक लिया जाएगा। दोनों ने बेसाख्ता कह कहे ही लगाए थे। पता नहीं किस किस्म का आदमी है, रोजा ने कहा। खानदावर से क्या बात हुई थी? उसने कहा था कि शिमला के किसी दोस्त का लड़का है। जी हैसियत लोग हैं। एक पोर्ट्रेट के 30,000 कुछ बुरे तो नहीं है। वो मैनेजर को आंख मारकर मुस्कुराई। जवाबन वो भी मुस्कुराया था, लेकिन आंख मारने की जसारत ना कर सका। वैसे उसे उसका अंदाजा बहुत दिलावेज लगा था। तो मुझे यहाँ जिस लिए लाई थी, वो बात अभी तक आगे नहीं बढ़ सकी। मैनेजर ने कहा। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई थी कि तुम्हें अपना हमदर्द बनाऊं। लेकिन इससे क्या होगा? शिमला के हल्का अहबाब में सभी जानते हैं कि उसकी बीवी पेरिस में मौजूद है। वो वक्तन फवक्तन उसका तस्करा करता रहता था। मैनेजर ने कहा। ठहरो, वो उठती हुई बोली। मैं अपने कागजात लाती हूँ। वो सिटिंग रूम से चली गई और मैनेजर बैठा सोचता रहा कि आखिर वो इसके लिए क्या कर सकेगा। अगर शिमला से उसके करीबी ताल्लुकात थे तो उसे इसका इल्म रहा होगा। फिर उसने शादी करने पर क्यों मजबूर किया था? उसके अपने मजहब के मुताबिक ये शादी सही से कानूनी ही नहीं थी। वो उलझता रहा और थोड़ी देर बाद रोजा वापस आ गई और उसे शादी का सर्टिफिकेट दिखाती हुई बोली, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। वो बोली, मैं किससे मदद कर सकता हूँ? मैनेजर ने कहा। वो तहरीर मेरे हवाले कर दो जिसकी बिना पर मिसेस शिमरा के लिए कमरा मखसूस किया गया था। वो औरत बोली। तहरीर? हाँ, यकीनन इस सिलसिले में उसकी तहरीर ही मुझ तक पहुंची थी। वो खुद नहीं आ सका था, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने उसे ज़ाया कर दिया था या अब भी मेज़ की किसी दराज में पड़ी हो। वो बेहद ज़रूरी है, वो बोली। क्या वाकई? तुम्हें इल्म नहीं था कि वो शादीशुदा था? मैनेजर ने कहा। कैसे इल्म होता, जबकि वो हरगिज शादीशुदा नहीं था? उसके हल्का अहबाब के बेहतरीन लोग शहादत देंगे कि वो उनसे लैसी मातीफ की बातें करता रहता था। मैनेजर ने कहा। मैं जानती हूँ, वो औरत बोली। फिर तुम किस बिना पर अपना हक जता सकोगी? कानून की गिरफ्त में आ जाओगी कि दीदा दानिस्ता पहली बीवी की मौजूदगी में तुमने उससे शादी की। मैनेजर ने कहा। लैसी मातेफ का कोई वजूद नहीं था। उस पर लैसी मातेफ के दौरे पड़ते थे। वो औरत बोली। मैं नहीं समझा। मैनेजर ने कहा। जब मैंने उसका गिरबान पकड़कर उसे सोसाइटी में जलील करने की धमकी दी तो उसने कहा था कि वो अपनी उस गलती का अजाला मुझसे शादी करके कर सकता है। मैंने लैसी मातेफ का हवाला दिया तो उसने मुझे हकीकत हाल से आगाह कर दिया। दरअसल उस नाम की एक लड़की कभी थी जिसे वो बहुत चाहता था। एक हादसे में उसकी मौत वाक़ हो गई। शिमरा उसे उतना ही चाहता था कि उसके लिए उसकी मौत अचानक इस नफसियाती मर्ज का सबब बन गई। खुदा की पनाह, मैनेजर तवील सांस लेकर बोला। तब तो तुम्हें शादी के बाद ही उसकी कोठी में मुंतकिल हो जाना चाहिए था। उसने मेरी खुशामद की थी कि मैं 3-4 माह इंतजार करूं। उस दौरान में वो आहिस्ता आहिस्ता लैसी मातेफ से बेजारी का इजहार करता रहेगा और फिर किसी दिन अचानक ऐलान कर देगा कि उसने लैसी मातेफ को तलाकनामा भिजवा दिया है। इस तरह उसकी पोजीशन भी साफ हो जाएगी और मुझसे शादी के ऐलान के बाद दोनों साथ रहना शुरू कर देंगे। बड़ी अजीब कहानी है, मैनेजर ने मुतहय्यराना अंदाज में पलके झपकाता हुआ बोला। लेकिन उसने अपनी इस स्कीम पर अमल नहीं किया था। यानी 3 माह गुजर जाने के बावजूद भी लेसी मातेफ की पोजीशन में कोई फर्क नहीं आया था और तलाकनामा उसे भिजवाने की बजाय खुद उसे बुलवा लिया। यही तो समझ में नहीं आता, वो बोली। वो उसकी इमलाक पर काबिज हो जाएगी।
अगर तुम शिमला की ही तहरीर मेरे हवाले कर दो तो बात बन सकती है। अगर उसके वकील के पास से भी कुछ ऐसे कागजात बरामद हो गए तो क्या होगा? मैनेजर ने कहा। कैसे कागजात? वो चौंकी। मिसाल के तौर पर कोई वसीयतनामा जिसमें लेसी मातिफ का जिक्र हो। मैनेजर बोला। तब फिर कुछ नहीं हो सकेगा, वो मायूसी से बोली। आज उसकी तदफीन के बाद ही शायद वकील लेसी मातिफ से मुलाकात करेगा। मैं क्या करूं? वो हाथ मलती हुई बोली। खामोशी इख्तियार करो, बदनामी से बची रहोगी और कोई बेहतर आदमी तुम्हारी पसंद बन सकेगा। मैनेजर बोला। मैं बिलाखिर बेवकूफ़ बन गई। वो बोली। ऐसे उतार चढ़ाव जिंदगी में आते ही रहते हैं, आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मशवरे का शुक्रिया, वो तल्ख लहजे में बोली। इतनी अकल मैं भी रखती हूँ, ख्वाह मख्वाह तुम्हें तकलीफ दी, जाना चाहो तो जा सकते हो। अब ऐसी भी क्या बेमुरवती, कम अज कम कॉफ़ी ही पिलवा दो। मैनेजर ने कहा। ओह हाँ, मैं कॉफ़ी के लिए कहकर आई थी। बैठो, आ रही होगी। कुछ देर खामोशी रही, फिर मैनेजर ने आहिस्ता से कहा। तुम मुझसे ख्वाह नाराज हो गई। मैं उसके हामियों में से तो नहीं हूँ। मुझे अफसोस है मेरा रवैया नामुनासिब था, रोज़ा बोली। कोई बात नहीं, तुम परेशान हो। मैं शिमला की तहरीर तलाश करके तुम तक पहुंचा दूंगा, बेफिक्र रहो। मैनेजर ने कहा। वो कुछ ना बोली। एक बूढ़ा मुलाजिम कॉफ़ी लाया था। कॉफ़ी नोशी के दौरान में भी खामोशी ही रही। मैनेजर इतनी देर में इससे खासा मुतासिर हुआ था और इसे तवक्का थी कि आइंदा भी मुलाकातें होती रहेंगी। अभी तो वो शिमला की तहरीर ही उस तक पहुंचाएगा। रोज़ा बड़ी दिलकश थी। खुसूसियत से मगमूम हो जाने के बाद तो उसकी शख्सियत ही बदल कर रह जाती थी। हुस्न में इजाफा हो जाता था। आर्टिस्ट नहीं बल्कि खुद ही आला तरीन आर्ट का एक नादिर नमूना मालूम होने लगी थी। कॉफ़ी नोशी के बाद मैनेजर जल्द ही मिलने का वादा करके रुखसत हो गया। वो थोड़ी देर तक बेहस हरकत बैठी रही, फिर उठी और फ़ोन पर किसी के नंबर डायल करने लगी। दूसरी तरफ से जवाब मिलने पर बोली। खान दावर से कहो कि रोज़ा है। कुछ देर इंतज़ार करती रही। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। खान दावर, वो अहमक कौन था? मैं नहीं जानता। पिछले माह से शिमला के साथ देखा जाता रहा है। मुसाहिबत के लिए दिलचस्प आदमी है। अगर किसी खाते पीते घराने का ना होता तो मैं कोशिश करता कि मेरा मुसाहिब बन जाए। तुम लोग फजूलियात में बहुत वक्त ज़ाया करते हो, रोज़ा ने कहा। दूसरी तरफ से हल्का सा कहकहा सुनाई दिया और वो झिंझिलाकर बोली। मैं उसकी पोर्ट्रेट जरूर बनाऊंगी। ओह नहीं, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मुझे भी अहमकों से दिलचस्पी है और फिर उसने वादा किया था कि शर्त में जीती हुई पूरी रकम मेरी खिदमत पे पेश कर देगा, रोज़ा ने कहा। तब तो कोई बात नहीं, ज़रूर बनाओ, खान दावर बोला। तदफीन किस वक्त होगी? गालिबन दोपहर को। वकील इससे किस वक्त मिलेगा? शाम की चाय पर। मुस्तमित शहर के कई मौजरीन भी उस वक्त वहां मौजूद होंगे, खान दावर बोला। इसका ये मतलब हुआ कि कोई वसीयतनामा मौजूद है? रोज़ा ने पूछा। ठीक 6 बजे वो तुम्हारे हाथों में होगा। गुड। तो तुमने तेजी दिखाई है। तुम मुझे समझती क्या हो? मैं मुंतजिर रहूंगी, उसने कहा और रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। तदफीन के बाद जब हाजिरीन फर्दन फर्दन जूलिया से इजहार हमदर्दी करने लगे तो अचानक उसके जहन को एक जोरदार झटका लगा। उसे देखा कि इमरान उसके सामने खड़ा हिकला रहा है। इजहार हमदर्दी ही कर रहा होगा, लेकिन जूलिया के पल्ले कुछ भी ना पड़ सका। फिर वो आगे बढ़कर दूसरे सोफे पर जा बैठा और जूलिया दूसरे हमदर्द की तरफ मुतवज्जा हो गई। शिमला की सेक्रेटरी मैरिया को शायद कुछ मखसूस लोगों को रोक रही थी और वो दूसरी जानिब सोफों पर बैठते जा रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो इजहार हमदर्दी करके चले गए थे। इमरान भी दरवाजे ही की जानिब बढ़ा था कि मैरिया उसके करीब पहुंचकर बोली। जनाब, आपको भी तकलीफ दी जाएगी। ज़रा देर तशरीफ़ रखिए, वसीयतनामा सुनकर तशरीफ़ ले जाइएगा। मैं यानी कि मैं? इमरान ने हिकलाया। जी हाँ, आप। मिस्टर शिमरा आपको बहुत अजीज रखते थे। शुक्रिया उनका, इमरान ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा और लड़खड़ाते हुए कदमों से सोफों की तरफ पलट पड़ा। खूब, तो तुम भी रोके गए हो? उसी सोफे पर बैठे हुए एक कद आवर और वजीह आदमी ने कहा, जिस पर इमरान बहालत बदहवासी ढेर हो गया था। उफ फो, खान दावर, आप भी हैं? वो संभलने की कोशिश के इजहार में हिकलाया। कायदे से बैठो, हम यहाँ ताज़ियत के लिए आए हैं। जी हाँ, जी हाँ। इमरान एकदम सीधा हो बैठा और किसी बुत की तरह जामिद और साकित हो गया। हत्ता के पलकें भी नहीं झपक रही थी और जूलिया अपनी जगह खामोश बैठी बार बार उसे किनखियों से देखे जा रही थी। तुमने मिसेज शिमला को देखा? जी हाँ। क्या ख्याल है? अब उर्दू में क्या ख्याल जाहिर करूं? फ्रांसीसी मुझे आती नहीं। क्या कहना चाहते हो? मिस्टर शिमला इसके मुकाबले में बहुत बूढ़े थे। यानी ये मिसेज शिमला नहीं हो सकती।
ना हो सकती तो फिर कैसे हुई? मेरा ख्याल है कि कहीं कोई गलती ज़रूर हुई है, खान दावर ने कहा। किस किस्म की गलती खान दावर? यही तो समझ में नहीं आता। क्या इसकी नाक सही पोजीशन में नहीं है? तो मेरा मतलब नहीं समझे। अच्छा, क्या मतलब? इमरान फिर बोला। कहीं ये कोई गलत औरत तो नहीं? खान दावर ने कहा। आज तक कोई गलत औरत मेरी नज़र से नहीं गुजरी। मर्द ही गलत सलत होता है। अच्छा बस खामोश रहो। खानदावर उसकी नासमझी पर झिंझिला गया। ठीक उसी वक्त वकील की आवाज़ सुनाई दी। ख्वातीनो हजरात, आपको इल्म होगा कि मोसियो शिमरा यहाँ 10 साल से मुकीम थे और एक तरह से यहाँ के शहरी ही थे। उनके फलाही कामों से मुतासिर होकर हुकूमत ने यहाँ की शहरियत अता कर दी थी। मादाम शिमरा यहाँ आने पर आमादा नहीं थी, लेकिन इंतकाल से एक हफ्ता कबल उन्होंने मुझे बताया था कि मादाम शिमरा आ रही हैं। वो बहुत बेचैन थे, चाहते थे कि उनके मरने से कबल ही मादाम यहाँ पहुँच जाएं। जैसा कि आपको इल्म है कि वो कैंसर के मरीज थे, लेकिन उन्होंने किसी को ये नहीं बताया था कि उनके मालिज ने उन्हें आगाह कर दिया है कि वो बहुत थोड़े दिनों के मेहमान हैं। वो खुद भी मौत की आहट महसूस कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने अपना वसीयतनामा मुरतब करके मेरे हवाले कर दिया था। उसने खामोश होकर हाजिरीन को एक बड़ा सा लिफाफा दिखाया जिस पर लाख की मोहरें लगी हुई थी। उनकी हिदायत के मुताबिक उसने तवील सांस लेकर दोबारा कहना शुरू किया। मुझे ये लिफाफा आप सब और मादाम शिमरा की मौजूदगी में खोलना होगा और वसीयत की वजाहत करना होगी। उसने फिर खामोश होकर जूलिया की तरफ देखते हुए पूछा, इजाज़त है? जूलिया ने, जो अपनी आंखें बार बार रुमाल से खुश्क किए जा रही थी, सर हिलाकर इजाज़त दी। वकील लिफाफे की सील तोड़ने लगा और फिर सबने देखा कि यकायक उसके चेहरे पर हैरत ज़दगी के आसार पाए जाने लगे हैं और फिर वो किसी बुत की तरह बेहस व हरकत हो गया। कई सेकंड के बाद खुश्क होंठों पर जबान फेरी और भराई हुई आवाज में बोला, लेकिन ये तो 4 अदद सादा औराक हैं। लोगों ने भांत भांत की बोलियां बोलनी शुरू कर दी। जूलिया खामोश बैठी रही, लेकिन उसने भी अपने चेहरे पर हैरत के आसार पैदा कर लिए थे। मैं समझ गया, इमरान सर हिलाकर आहिस्ता से बोला। क्या समझ गए? खान दावत चौंक पड़ा। 4 अदद सादा कागज, जरा सोचिए तो, ये 4 का अदद खासी अहमियत रखता है। मिस्ट्री वाक़ई हो गई है। पता नहीं क्या कह रहे हो, खानदावर बोला। बहुत पते की बात कह रहा हूँ। इमरान अहमकाना अंदाज में आंखें चमकाता हुआ बोला। 100% मिस्ट्री वाक़ई हो गई है। शिमरा पोशीदा तौर पर मुसलमान हो गया होगा और मजीद 3 शादियां कर ली होंगी। 4 अदद सादा और आग उसी की तरफ इशारा करते हैं। 4 वर्क, वाह। उसने साफ इशारा किया है कि चारों को इकट्ठा किया जाए और खुद ही आपस में वसीयतनामा मुरतब कर लें। खानदावर उसे अजीब सी नजरों से देखे जा रहा था। उसके खामोश होते ही बोला, कहीं तुम्हें चिड़ियाघर वाले ना पकड़ कर ले जाएं। मैं किसी किस्म का भी खान नहीं हूँ। हमारे यहाँ सरसों के तेल की आढ़त भी होती है। दफातन जूलिया की आवाज़ कमरे में गूंजी। बैरिस्टर, क्या ये मुमकिन नहीं है कि ये लिफाफा बदल दिया गया हो? नामुमकिन मादाम। ये वही लिफाफा है जो मोहसिन शिमरा ने बजाते खुद मेरे हवाले किया था। मेरे सामने ही उन्होंने इस पर लाख की सील लगाई थी और उसे अपनी अंगुश्तरी से मोहर किया था। अगर ये बात है तो फिर उस वक्त मौसी और शिमरा की जहनी हालत मशकूक रही होगी, खानदावर बोला। सरदार अमान ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि कोई वसीयतनामा मौजूद नहीं है। ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लैसी मातिफ के अलावा इसका तर्का किसी और को नहीं पहुंचता। हमें नताइज अखज़ करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, खानदावर बोला। क्या कहना चाहते हो? सरदार अमान ने उससे बराह रास्त सवाल किया। कुछ भी नहीं, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। किसी दूसरे को इन मामलात से क्या सरोकार। ठीक है, सरदार अमान ने कहा और जूलिया की तरफ मुड़कर बोला, तुम्हें इस सिलसिले में फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। शिमरा का सब कुछ तुम्हारा ही है। दिल चाहे यहीं रहो, दिल चाहे सब कुछ फरोख्त कर दो। मैं सरकारी तौर पर तुम्हारा सरमाया फ्रांस मुंतकिल कराने की कोशिश करूंगा, सरदार अमान ने कहा। जूलिया ने उसका शुक्रिया अदा किया और खामोश बैठी रही। दफातन इमरान ने बिल्कुल उसी तरह हाथ उठा दिया जैसे किसी क्लासरूम में बैठा हुआ हो। जी फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सरदार अमान ने मुंह टेढ़ा करके पूछा। मम मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, क्या एक ही वर्क से काम नहीं चल सकता था? 4 क्यों रखे गए थे लिफाफे में? क्या बात हुई? बहुत बड़ी बात हुई। इसे रवादारी में न टालिए, ये मिस्ट्री है। बैठ जाओ, क्यों फजूल बातें कर रहे हो? खानदावर आहिस्ता से बोला। तो ये मिस्ट्री है? सरदार अमान ने पूछा। जी हाँ। इस पर कुछ लोग बेसाख्ता मुस्कुरा पड़े और सरदार अमान ने कहा, गालिबन आप ये कहना चाहते हैं कि इन सादा कागजात पर कोई खुफिया तहरीर मौजूद है जिसे किसी तरीके से उभारा जा सकता है? जी नहीं,
ये तरीका बहुत पुराना हुआ, आजकल बच्चों का खेल है। इमरान बोला। फिर आप क्या कहना चाहते हैं? खानदावर आप बता दीजिए। इमरान उसकी तरफ मुड़कर बोला। मुझ में तकरीर करने की सलाहियत नहीं है। सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए और वो उस अचानक हमले पर भौंच चक्का रह गया। हाँ हाँ बता दीजिए, इमरान सर हिलाकर बोला। अभी मैंने जो कुछ कहा था। आप खुद ही क्यों नहीं बता देते? खान दावर ने चिल्लाकर कहा। मम मुझे शर्म आती है, इमरान ने शर्माकर कहा और बैठ गया। सरदार अमान उसे कह रहनुद नजरों से घूरे जा रहा था। बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। कई आवाजें आईं और खान दावर को गुस्सा आ गया। ये एक नीम दीवाना और अहमक किस्म का आदमी है, खान दावर ने कहा। खान दावर आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। इमरान ने नथने फुलाए और उठ खड़ा हुआ। फिर दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, बाहर निकलिए, देख लूंगा आपको। लोग उसके चैलेंज करने के अंदाज पर मुतहैयर रह गए, क्योंकि खान दावर तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता था। सरदार गढ़ में कौन था जो उससे आंखें मिलाकर गुफ्तगू कर सकता? वो दरअसल, खान दावर खिसियानी सी हंसी के साथ बोला, क्या कहूँ, बस एक लगा मुसाहिब समझ लीजिए। लेकिन खान दावर वो कहना क्या चाहता था? सरदार अमान ने पूछा। एक मजहूल सा आदमी कह भी कह सकता है। वैसे कुछ कह जरूर रहा था, लेकिन ये ऐसा मौका नहीं था कि मैं उसकी तरफ तवज्जो देता। दूसरी तरफ कोई वकील से सवाल कर बैठा, क्या ख्याल है आपका? किसी ने आपकी तहवील से लिफाफा उड़ाकर दूसरा तो नहीं रख दिया? नामुमकिन जनाब, वकील ने जवाब दिया। मेरे ऑफिस की सेफ मेरे अलावा और कोई नहीं खोल सकता। बसा औकात हम खुशफहमियों में भी मुब्तला रहते हैं। किसी और ने वकील पर यलगार की। उधर जूलिया सोच रही थी कि कहीं खुद उसकी खामोशी गैर फितरी तो नहीं। उसे कुछ ना कुछ जरूर बोलना चाहिए। मैं अपने हमदर्द हजरात से इस्तदा करूंगी कि इस बात को आगे ना बढ़ाएं। वसीयतनामे के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बहरहाल शिमरा की वारिस हूँ। लेकिन ये तो मालूम होना चाहिए कि हमारा दोस्त शिमरा चाहता क्या था, सरदार अमान ने कहा। सरदार साहब, मैं मादाम शिमरा का हम ख्याल हूँ। उन्हें ख्वामख्वाह किसी उलझन में ना डाला जाए। जब वो कहती हैं कि वो तन्हा वारिस हैं, तो हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। खान दावर ने कहा। बात कोर्ट के तस्लीम करने की है, किसी ने कहा। यह भी हमारा मसला नहीं है, खान दावर बोला। इसमें कोई ना कोई इशारा जरूर पोशीदा है, सरदार अमान ने कहा। लेकिन फिर कोई कुछ नहीं बोला था। वो बाहर निकले। सरदार अमान खान दावर के साथ था। उसने पूछा, आखिर वो है कौन? किसी ताजे का बेमगज लौंडा है, दारुल हुकूमत से आया है। आखिर वो क्या कहना चाहता था? खानदावर ने इमरान का चुटकुला सरदार अमान को सुना दिया। पहले तो वो हंसा था, फिर यकबैक संजीदा हो गया। थोड़ी देर खामोश रहकर बोला, तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा कि शिमरा एक बेहद पुरस्कार आदमी था। मेरी दानिश में सिर्फ संकी था, खानदावर ने लापरवाही से कहा और सरदार अमान से मुसाफा करके अपनी कार की तरफ बढ़ गया। गाड़ी पर बैठते ही उसके चेहरे पर अचानक ऐसी बशाशत नजर आने लगी, जैसे उस कब्रिस्तानी माहौल से निजात मिलने पर उसकी रूह तक कहे लगा रही हो। गाड़ी पुरपेच रास्तों पर चकराती रही। ड्राइविंग के अंदाज से साफ जाहिर होता था जैसे उसे कहीं पहुंचने की जल्दी हो। बिलाखिर गाड़ी एक चोबी केबिन के करीब जाकर रुकी। खानदावर ने एक मखसूस अंदाज में कई बार हॉर्न बजाया। केबिन का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकलकर खड़ा हुआ। थोड़ी ही सूरत ही से खतरनाक और शातिर मालूम होता था। क्या रही? खानदावर ने उससे पूछा। फतेह, क्या आप आखिरी रसूमात से फारिग होकर नहीं आए खानदावर? उस आदमी ने कहा। हाँ, मैंने देखा था। उस लिफाफे में से सादा कागज के 4 वर्क बरामद हुए थे। बस, तो फिर समझ लीजिए। लाओ, कहाँ है? खानदावर ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा। एक हाथ से लिफाफा और दूसरे हाथ से मुआवजा। उसने खुश्क लहजे में कहा। मैं पूरी रकम लाया हूँ। खानदावर ने कोट की ऊपरी जेब को थपकी देकर कहा। निकालिए, मैं लिफाफा ला रहा हूँ, कहकर वो अंदर चला गया। खानदावर गाड़ी से उतर आया। उसके चेहरे पर इस्तराब की लहरें थीं और आंखों से बेयकीनी छलक रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे उसे इस शख्स पर एतमाद ना हो। वो आदमी केबिन से बरामद हुआ। उसके हाथ में वैसा ही एक लिफाफा था जैसा थोड़ी देर कबल शिमला के वकील की तहवील में देख चुका था। उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। नहीं खान, अजनबी सर हिलाकर बोला, पहले मुआवजा। मुझे अपना इत्मीनान भी तो कर लेने दो। खान दावर ने झिंझिलाकर बोला, मैं सिर्फ सील देखूंगा। ठीक है, देख लीजिए। उसने लिफाफे को दोनों हाथों से पकड़कर खान दावर के चेहरे के करीब करते हुए कहा। ठीक है। खान दावर जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला। गड्डी उसके हाथ से झपट ली और लिफाफा थमा दिया गया।
खानदावर ने एक बार फिर लिफाफे को गौर से देखा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आइंदा भी याद रखिएगा, अजनबी हाथ हिलाकर बोला। खानदावर ने सर को जंबिश दी और गाड़ी में बैठकर इंजन स्टार्ट करने लगा। अजनबी अब भी केबिन के दरवाजे ही पर खड़ा था और शायद उसके फरिश्तों को भी मालूम ना रहा हो कि खानदावर अब क्या करने वाला है। खानदावर का दाहिना हाथ सीट के नीचे से बरामद हुआ, जिसमें साइलेंसर लगा हुआ पिस्तौल था। फिर पिस्तौल की नाल इतनी तेजी से अजनबी की तरफ उठी कि वो संभल भी ना सका। हल्की सी आवाज हुई और वो लड़खड़ाता हुआ केबिन की दीवार से जा लगा। उसका दाहिना हाथ दिल के मकाम पर था और आंखें हल्कों से उबली पड़ रही थीं। नोटों की गड्डी गिरफ्त से निकलकर दूर जा पड़ी थी। केबिन की दीवार से रगड़ खाता हुआ बिल आखिर वो नीचे गिर गया। खानदावर निहायत इत्मीनान से उतरकर आगे बढ़ा और नोटों की गड्डी उठाई और फिर गाड़ी में जा बैठा। इंजन पहले से ही स्टार्ट था। गियर बदलते ही गाड़ी झटके के साथ आगे बढ़ गई। दूर दूर तक कोई तीसरा फर्द नजर नहीं आ रहा था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।